नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। देश की संसद में आने वाले कल यानी कि बुधवार को तारीख 2 अप्रैल को वक्फ बिल पेश किया जाएगा। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने बैठक में इस बिल को देश की संसद में पेश करने का फैसला लिया। इसको लेकर समाज के एक वर्ग में बड़ी नाराजगी है, विरोध है और इसको लेकर कई तरह की आपत्ति, धरना, प्रदर्शन, विरोध किया जा रहा है। आखिर वक्फ बिल क्या है? इसको लेकर क्यों इतनी नाराजगी समाज के एक वर्ग के द्वारा की जा रही है और देश की संसद में इसको रखने के क्या मायने हैं? ये तमाम सवाल हैं। लंबे समय से, पिछले कई सालों से इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं होती रही, लेकिन इस चर्चा को अब किसी परिणाम तक पहुंचाने की कोशिश में है देश की नरेंद्र मोदी सरकार। कितनी सफल हो पाएगी और इसके क्या परिणाम होंगे? हमारे साथ राघवेंद्र सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सिराज मेहंदी जी नेता कांग्रेस की, नावेश शिकोह जी वरिष्ठ पत्रकार, सैयद काशिम वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राघवेंद्र सिंह जी आपसे ही करते हैं। तो क्या कुछ वक्फ बिल के सदन में, संसद में पेश होने के मायने हैं, अर्थ हैं? जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए मीना जी, सबसे पहले तो यह जिस प्रकार से इंडी गठबंधन, कांग्रेस और जो मुस्लिमों के जो नेतागण हैं वो समाज में वातावरण ऐसा बना रहे हैं जैसे उनके कब्रिस्तान छिन मैंने जाएंगे, आपसे थोड़ी पूछा कौन कैसा वातावरण बना रहा है। मेरा सवाल है, देश की संसद में पेश किए जाने वाले वक्फ बिल के बारे में सरकार क्या सोचती है, विस्तार से बताइए। नहीं, सरकार जो है बहुत ही पारदर्शी ये बिल बने, पारदर्शी तरीके से समाज में रहे। जिस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते इससे पहले की सरकारों ने इसको बनाया हुआ था, वो जो व्यवधान है वो सब दूर हो। तो हमारी सरकार की यही कल्पना है और यही उद्देश्य है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की मुख्य धारा में देश के मुसलमानों को जोड़ा जाए। जिस प्रकार से मात्र तुष्टीकरण के चलते इसके पहले की सरकारों ने मुसलमानों को मात्र वोट बैंक तो क्या बनाया गया। वक्फ बिल लाने से तुष्टीकरण बंद हो जाएगा? निश्चित रूप से देश की मुख्य धारा से जुड़ेंगे, उन्हें भले बुरे का ज्ञान होगा, अच्छे खराब का ज्ञान होगा। जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड के निर्णय को अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये क्या सत्य बात है क्या? वक्फ बोर्ड में कौन लोग रहते थे? एक काकस रहता था। और वक्फ संपत्तियों का शोषण कौन करता था? एक काकस करता था। क्या मुसलमानों को जो समाज में जो ये आज की तारीख में धरना प्रदर्शन जो मुस्लिम वर्ग के लोग कर रहे हैं, उनको क्या वक्फ पूरी जानकारी है? क्या उनके हितों के लिए काम आती थी वक्फ की संपत्तियां? आगे आने वाले समय में इसको पारदर्शी कानून बनाया जाएगा और देश के सभी वर्गों को समझ में आएगा कि वक्फ संपत्ति क्या है, इसका उपयोग मुसलमानों के हितों के लिए किया जाएगा। इससे पहले मुस्लिम समाज के हितों के लिए इसकी संपत्ति का उपयोग नहीं किया जाता था मीना जी। इससे पहले मात्र कुछ एक वर्ग अपने हितों की रक्षा के लिए, पैसा वसूल करने के लिए उसको किराए पर चढ़ा देता था, उसका शोषण करता था। मात्र वही वर्ग जो है इसका विरोध कर रहा है मीना जी। इसके अलावा समाज का 90% मुस्लिम वर्ग या तो शांत बैठा है या हमारी सरकार के साथ है। आप थोड़ा बिल के बारे में बताइए। नहीं, देखिए बिल के बारे में, देखिए इसमें जहां तक मुझे जानकारी है, इसमें हम लोग एक महिला सदस्य भी शामिल करने जा रहे हैं, एक गैर मुस्लिम सदस्य को भी हम लोग शामिल करेंगे, जिससे उसको पारदर्शी होगा। और सर्वेक्षण आयुक्त के स्थान पर हम लोग कलेक्टर की नियुक्ति करेंगे, जो किसी भी वर्ग का हो सकता है, किसी भी समाज का हो सकता है। इसके अलावा इसमें जो है ऐसे कानूनी व्यवस्था लाई जाएगी कि वक्फ बोर्ड का निर्णय अंतिम निर्णय नहीं होगा, इसको हम किसी भी अदालत में चुनौती दे सकते हैं। इसको लेकर के तमाम तरीके की आगे कानूनी व्यवस्थाएं की गई हैं। जी, धर्मेंद्र सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। धर्मेंद्र सिंह जी, आपने राघवेंद्र सिंह जी को सुना। हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, राघवेंद्र सिंह जी को सुनने के बाद उनको ये तो समझ में आया होगा दर्शकों को कि इस पे विरोध किसका है, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा कि बिल क्या है। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, अब आप मुझे ये बताइए कि समाजवादी पार्टी का विरोध किस बात पर है? जी नमस्कार मीना जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सरकारों का काम क्या है? विकास एक सतत प्रक्रिया है, परिवर्तन होना चाहिए, होता है, लेकिन अब आप सरकार की कहने लग गए, जो सरकार में है वो आपकी कह रहे हैं। अरे आप अपनी बात करिए ना।
नहीं, मैं अपनी बात पर ही आ रहा हूँ मीना जी, मैं अपनी बात पर आ रहा हूँ। जो शंकाएं कहाँ हैं? 25 करोड़ लोगों की आशंका, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो बुनियादी सवाल हैं, उसको एक राजनीतिक दल होने के नाते हम एड्रेस कर रहे हैं, हम उनको छोड़ नहीं सकते। नंबर वन, समस्याएं कहाँ वक्फ हैं? बिल देखिए, पर धर्मेंद्र वक्त कुमार बिल सिंह पर, की समाजवादी पार्टी की वक्फ बिल पर क्या आपत्ति है? उसी पर तो मैं आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ मीना जी। देखिए, क्या वक्फ बिल में समस्या क्या है? राघवेंद्र जी ने अपनी बात से बता दिया कि वक्फ बिल ले आने का मकसद है कि वक्फ को सरकारी संस्था बना देना, उस पर पूरा कब्जा कर लेना। अब वो कैसे हो रहा है? वो कैसे हो रहा है? उसमें देखिए, जो आपत्तियां, महत्वपूर्ण चीजें, उसमें कलेक्टर ला रहे हैं, सरकारी संगठन, सरकारी संपत्ति पोर्टल, डेटाबेस जैसे, या सर्वेक्षण आयुक्त की जगह पे कलेक्टर बैठा रहे, इन्होंने खुद ही कहा। उसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे इन्होंने कहा अब तक वक्त में था, हमारे यहाँ एक रियासत है छोटी सी, जामो। जामो रियासत के राजा साहब ने अपने मंदिर को वक्फ किया था, और इसमें ये कह रहे हैं कि अब गैर मुस्लिम जो कम से कम 5 साल 10 साल इस्लाम धर्म को मान के चला, सिर्फ वही संपत्ति को दे सकता है। ये साहब कैसा कानून है? जो देना चाहे वक्फ करना चाहे। वक्फ एक सिस्टम है ना, वक्फ में अपनी संपत्ति करके अगर वो मंदिर चला रहे हैं तो आप कैसे रोक सकते हो? दूसरी बात, आपकी निगाह है, लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस वर्ग के लिए कानून, उस वर्ग को एड्रेस कभी नहीं करती। इनका जो पिछला इतिहास आप देखिएगा, किसान बिल कमाल है, लेकर के आए, लेकिन कमाल है, कमाल है। किसानों का, राजनीतिक प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग में एक ये कोर्स जरूर डिजाइन किया जाना चाहिए कि वो दूसरी पार्टी का पक्ष कम रखें और अपनी पार्टी का पक्ष ज्यादा रखें। नहीं मैं, सिराज मेहंदी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। कांग्रेस पार्टी की आपत्ति, विरोध, इस मुद्दे पर एतराज किस बिंदु पर है, किस पॉइंट पर है, क्या परेशानी है? आप सीधे सीधे बताने की मेहरबानी करेंगे तो हमारे दर्शकों के लिए, हिंदुस्तान के अवाम के लिए बेहतर होगा। मीना जी, पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी मैंने छोड़ दिया। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के साथ हूँ, और मैं उनका जी ऑल इंडिया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चेयरमैन हूँ। जी, हाँ, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी मैंने छोड़ दी 3 साल पहले। जी जी, जी मसला इस बात का, बिल्कुल। वह बिल पर जो आप पूछ रही हैं, तो पहले सिस्टम क्या था? कोई नया बिल आता था, कोई नया अध्यादेश आता था, कोई नई बातें सरकारें रखती थी, तो सर्वदलीय बैठकें बुलाई जाती थी, उसमें सबकी राय सलाह बनाई जाती थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से आई है 2014 से, वो सिस्टम खत्म हो गया। सर्वदलीय बैठक का सिस्टम खत्म हो गया, विधायकों एमपीओ के मिलने जुलने सिस्टम खत्म हो गया। सब जबरदस्ती थोपा जा रहा है, हर चीज जबरदस्ती थोपी जा रही है। उसमें एक वक्फ बोर्ड बिल भी है। वक्फ क्या है, इसको आप पहले समझ लीजिए। हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे कोई औलाद नहीं है, हम अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर देते हैं। ये हमारी निजी प्रॉपर्टी होती है, कोई सरकारी प्रॉपर्टी नहीं होती है। ऐसे ही जो लोग बाहर चले गए, हिंदुस्तान बाहर चले गए, उनकी प्रॉपर्टियां थी वक्फ हो गई। तो ये निजी प्रॉपर्टी है लोगों की, ये वक्फ की, ये सरकारी प्रॉपर्टी नहीं, सरकार लेना चाहती है। तो ये जो अगर हम किसी अच्छे काम के लिए वक्फ कर रहे हैं, तो काम होना चाहिए, चाहे वो मंदिर के लिए कर रहे हैं, चाहे मस्जिद के लिए, चाहे दरगाह के लिए कर रहे हैं। लेकिन सरकार की नीयत चूंकि खराब है, अच्छी नहीं इस मसले में, इसलिए सरकार नया संशोधन बिल ला करके उसको अपने कब्जे पर अधीन करना चाहती है। आज जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होता है, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड, चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो, चाहे कोई वक्फ बोर्ड हो, वो भी सरकार द्वारा ही नामित होता है। उसमें सरकार का नुमाइंदा होता है, कोई एक आईएएस अफसर होता है, उसमें कोई पीएस अफसर होता है, जिसको सरकार चाहती है नॉमिनेट करती है। तो इसमें बिल में दिक्कत ही क्या थी, जितना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया गया कि जेपीसी बनाने नौबत आ गई। आज पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। तो ये निजी प्रॉपर्टी जो होती है, वो वही लोग वक्फ करते हैं, और उसको लेकर के सरकार अगर उसको लेना चाहती है, जिलाधिकारी और कलेक्टर को उसका इंचार्ज बनाना चाहती है, तो ये गलत है। गलत है। जो चला रहा है उसमें आप थोड़ा बहुत संशोधन करते, सर्वदलीय बैठक बुलाते, सबसे राय लेते, लेकिन वो सिस्टम खत्म हो गया है। जो भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, चाहे जो चाह रही है उसी में उसमें अपने हिसाब से करा ले रही है। वो यही चाहती है, वक्फ बोर्ड को भी अपने कब्जे में ले रही है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा जमीन जो है, वो रेलवे पास है या मिलिट्री पास है, और तीसरे नंबर वक्फ बोर्ड के पास है। तो बेपनाह प्रॉपर्टी जो वक्फ लोग कर गए अपने अपने उसे, बुजुर्ग लोग हमारे जो थे, उस पर सरकार की नीयत चूंकि खराब है, सरकार उसको लेना चाहती है। इस सरकार तरह की नीयत, आपकी तरह बात से सिराज मेहंदी जी, आपकी बात से ये समझ में आया कि सरकार की नीयत वक्फ बोर्ड पर अपना अधिकार बढ़ाने की है, पहली बात। दूसरा, आपकी बात से ये समझ में आया कि रेलवे जैसे पूरी तरह सरकार के पास है, रेलवे के पास इतनी जमीन है, लेकिन रेलवे सरकार का हिस्सा है।
और केंद्र की सरकार चाहती है कि वक्फ के पास भी जितनी बड़ी संख्या में इस देश में प्रॉपर्टी जमीनें हैं वो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आए। इसलिए सरकार संविधान संशोधन बिल इस पर लाना चाहती है। इस देश में 150 से ज्यादा संविधान में संशोधन आज तक आजादी के बाद संविधान लागू होने के बाद हुए हैं। तो एक और संशोधन हो जाएगा तो नावे शिको जी, क्या इसमें आपत्ति है इतनी? देखिए, दो तीन चीजें हैं, थोड़ा सा समय मुझे दीजिएगा। पहली चीज तो ये कि सरकार जो कह रही है उसकी जो मंशा है वो ये है कि वक्फ बोर्ड के ऊपर कोई भी कार्रवाई करनी, वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार बेइंतहा है, ये सरकार भी कह रही है और मुस्लिम कौम भी कह रही है और सर्व समाज भी कह रहा है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वक्फ बोर्ड की हजारों करोड़ की जो संपत्तियां हैं उसमें भ्रष्टाचार हमेशा से है और आज भी है। इस बात पर का कोई खंडन नहीं कर सकता, ये सब लोगों की राय है। सरकार भी ये कह रही है और सरकार कह रही है कि हम इसमें बदलाव करेंगे, इसमें तमाम चीजों बदलाव के बाद में इसके भ्रष्टाचार पर भी हम रोक लगाएंगे, जो सबसे बड़ी समस्या है। और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन मुख्य बात यह है। उससे जुड़ी हुई दूसरी बात है कि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार बिना कानून लाए, बिना संशोधन किए भी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इस बात को सरकार को समझना होगा और इस बात को महसूस करना होगा। और आवाम के मन में यही बात है कि अगर सरकार की यही मंशा है कि भ्रष्टाचार खत्म करना है तो वो एक संशोधन कर रही है, कानून ला रही है। लेकिन इससे पहले 10 साल की मोदी सरकार और 8 साल की योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कार्रवाई की? ये बात गलत है कि वक्फ बोर्ड के पास इतना अधिकार है कि सरकार कुछ कर ही नहीं सकती। पहली चीज तो ये कि किसी भी राज्य का वक्फ बोर्ड का चेयरमैन या अध्यक्ष जो होता है वो सरकार की रजामंदी और उसकी सहमति के बिना बन ही नहीं सकता है, क्योंकि होता वो इलेक्टेड है, निर्वाचित है, लेकिन जो उसके मेंबर होते हैं वो मेंबर कहीं ना कहीं सरकार की सहमति से ही उसके मेंबर बनते हैं। जो सरकार के खास लोग होते हैं वो किसी भी वक्फ बोर्ड के मेंबर बनते हैं और वही अपने चेयरमैन को चुनते हैं जो उसका हेड होता है। भ्रष्टाचार के 2-3 मामले में बताऊं, एक वसीम रिजवी साहब हुआ करते थे जो सनातन धर्म से वो जुड़ चुके हैं, इस्लाम धर्म छोड़ के उन्होंने अपना नाम भी बदल दिया है, मुझे याद नहीं आ रहा है उनका नाम। वो उनकी एक खासियत थी कि कोई भी सरकार होती थी, बसपा हो, भाजपा हो, सपा हो, हर सरकार के किसी बड़े नेता के साथ रिश्ता बना लेते थे और वो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हो जाते थे। जैसा मैंने कहा कि जो वोट देने वाले लोग हैं वो भी सरकार की सहमति से और सरकार के सपोर्ट से ही मेंबर बनते हैं, तो वो चेयरमैन बन जाते थे। उसके बाद एक मौलाना साहब है जिनका एक छत्र राज चलता था, वो वसीम रिजवी का इतना रसूख था पॉलिटिकल कि मौलाना का भी एक छत्र राज खत्म हो गया। फिर मौलाना साहब भी बीजेपी सरकार के खास हो गए, फिर उनके कोई रिश्तेदार बन गए। आज की तारीख में हम शिया वक्फ बोर्ड की और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दोनों का जिक्र करेंगे, लेकिन थोड़ा सा शिया वक्फ बोर्ड का इसलिए कर दें क्योंकि शिया वक्फ बोर्ड की संपत्तियां ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में शिया राजा महाराजा और नवाब हुआ करते थे, इसलिए वो संपत्तियां ज्यादा हैं। शिया रईस हुआ करते थे, इसलिए वो संपत्तियां ज्यादा है। हजारों करोड़ के घोटाले हुए, शिकायतें हुई, सीबीआई के पास में वो फाइलें हैं। सरकार चाहती तो कार्रवाई करती और उन चोरों को, लुटेरों को, जो मुसलमान अपने को बता कि करोड़ों की खुर्द मुर्द करते हैं, जमीनों को बेचते हैं, एक भूमाफिया बन जाते हैं, उनके खिलाफ एक तिनका भी कार्रवाई सरकार ने नहीं की। और बिना संशोधन के भी वो कार्रवाई की जा सकती थी। बिना संशोधन के भी किसी भी चेयरमैन को आप भ्रष्टाचार की साक्ष्य पाके हटाया जा सकता है और कार्रवाई की जा सकती है। तो पहला सवाल तो यह बनता है कि संशोधन आप कर रहे हो, आपको लग रहा है भ्रष्टाचार, अच्छी बात है, लेकिन आपने संशोधन से पहले क्या सुधार करने की कोशिश की सरकार ने, ये बताए। सरकार ने कोई काम नहीं किया। चाहे उस वक्त बड़ी मजबूत सरकार है, 10 साल की योगी सरकार, 8 साल की योगी सरकार, एक तिनका भी
बीजेपी सरकार ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ भ्रष्टाचार पर कोई काम नहीं किया, जबकि किया जा सकता था। इससे पहले समाजवादी, कांग्रेस, बसपा सब सरकारों ने आंखें बंद कर ली और मुस्लिम वोट बैंक की वजह से किसी को भी अंदर नहीं किया, जबकि बिल्कुल शीशे की तरह साफ भ्रष्टाचार था। दूसरी सबसे अहम बात, बहुत कम वक्त आपने मुझे वक्त दे दिया, थोड़ी सी एक अहम बात और कर ले, जो बिल पास होने जा रहा है, इस बिल पास होने की पूरी संभावना है क्योंकि नंबर्स पूरे भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन अगर ये बिल पास, अभी भी थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि एनडीए के कुछ साथी घटक दल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं उनका मुस्लिम वोटों से वास्ता है और कहीं ना कहीं वो उनको पता है कि मुस्लिम समाज इस बिल के खिलाफ है, तो वो लास्ट में कोई दांव ना कर दे, इस बात का खतरा है बीजेपी को। लेकिन उम्मीद पूरी है कि ये बिल पास हो जाए जी। तो भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी ताकत होगी, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने पैरों पे नहीं खड़ी है। भाजपा की मेजोरिटी जैसे पिछले 10 साल में थी, वैसे इस सरकार में मेजोरिटी नहीं, वो अपने सहयोगियों के ऊपर निर्भर है। अगर सहयोगी वोट दे देते हैं अपनी सरकार के फेवर में और ये बिल पास हो जाता है, तो ये धारणा खत्म हो जाएगी कि ये मोदी सरकार कमजोर है या अपने सहयोगियों के बीच में उसकी बहुत अच्छा रिश्ता नहीं है। इसलिए बीजेपी ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया होगा, मेरा अंदाजा है, और ये बिल पास होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार और एनडीए की सरकार अपना बहुत ही बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर पाएगी। जी, तो राघवेंद्र सिंह जी, शक्ति प्रदर्शन एक हिस्सा है, संशोधन हो जाना दूसरा हिस्सा है, संदेश देना तीसरा हिस्सा है, करप्शन मिटाना चौथा हिस्सा है। लेकिन ये चार टुकड़े जो हैं, इनमें एक कॉमन फैक्टर है और वो है इस देश का एक समाज का वर्ग जो इससे खुश नहीं है, या समाज के उस वर्ग में भी कुछ लोग, क्योंकि निश्चित रूप से पूरा समाज तो एकजुट किसी भी वर्ग का नहीं होता है, और जो वक्फ बोर्ड में करप्शन है उससे पीड़ित सिर्फ हिंदू समाज या बहुसंख्यक नहीं है, अल्पसंख्यक भी है वहां जो करप्शन है। तो निश्चित रूप से करप्शन ठीक करना अच्छी नीयत है। आप इस पूरे व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं, ये भी अच्छी बात है। तुष्टीकरण की राजनीति बंद करना चाहते हैं, ये भी अच्छी बात है। बिल सदन में पेश होने के बाद पास हो जाएगा। राघवेंद्र सिंह जी, कितना आपको इसके चांसेस दिख रहे हैं? देखिए, हमारी पूरी संभावना है सदन में बिल पास हो जाएगा, उसके लिए पूरी तैयारियां करनी गई हैं, सबसे चर्चा हो रही है। सदन का बहुत बड़ा वर्ग इसके समर्थन में है। बिल अगर पास हो जाता है तो निश्चित रूप से हमारा जो मुस्लिम वर्ग है देश की मुख्य धारा से जुड़ेगा। पहली बात तो मीना जी ये है, समाज के मुस्लिम वर्ग को इससे गुमराह रखा गया। आज भी उसको वस्तुस्थिति नहीं बताई जा रही है। उनको ये बताया जा रहा है आपका भवन छिन जाएगा, आपका कब्रिस्तान छिन जाएगा, आपकी मस्जिदें छिन जाएगी। मैं लगभग हर चैनल को बटन दबा दबा के देखता रहता हूँ, उसमें जो धरना प्रदर्शन करने वाले लोग हैं उनके दिमाग को ये भर दिया गया है कि आपके कब्रिस्तान और मस्जिदें सब छिन जाएंगी, आप लोग अनाथ हो जाओगे। इससे कोई मतलब नहीं है वक्फ बिल से। ये बात आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से, जो मुस्लिम वर्ग के इनके रहनुमा है वो भी भली प्रकार से जानते हैं। मुस्लिम पिछले 13 सालों में मीना जी इसकी वक्फ की संपत्ति में लगभग देश में दुगुनी बढ़ोतरी हुई। आज की तारीख में 9.4 लाख एकड़ से अधिक की जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। मीना जी, इसमें दान करने वाले लोगों को नहीं देखा गया। दान करने वाले की जमीन है या नहीं है इससे गुमराह रखा गया, इससे कोई मतलब नहीं है। दान में कितनी आई ये दिखाई गई। इस प्रकार से कानून बनाया गया था। भाई वास्तविकता थी कि शुरू से इसको सही ढंग से चलाया गया होता तो ये क्या संभव है? देश में इतनी सारी संपत्ति, पार्लियामेंट इनकी संपत्ति है, ताजमहल इनकी संपत्ति है, धीरूभाई अंबानी का घर इनकी संपत्ति है, बड़ा डाकघर इनकी संपत्ति है। कैसा मजाक बना रखा है देश में। अब जब ये सरकार सख्त हो रही है इस विषय को लेकर के, कानून बनाने जा रही है, पारदर्शिता ला रही जा रही है, तो मुस्लिम वर्ग के लोग है तौबा मचा रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ा मुस्लिम वर्ग जो है हमारी सरकार के साथ खड़ा हुआ है, और कुछ गाये बगाए वो लोग हैं, वो वैसे जैसे लोग हैं जिनकी जो है कमाई पर चोट पड़ने जा रही है, वो लोग इसको मुस्लिम समाज के लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मीना जी ये जो सदन में पास भी हो जाएगा और देश में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता का वातावरण भी नहीं बनेगा, देखिएगा। जी, धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, संयुक्त संसदीय समिति बनी लेकिन सहमति नहीं बन पाई, लेकिन सरकार कॉन्फिडेंट है कि बिल पास हो जाएगा।
तमाम विरोध के बाद भी बिल अगर पास होता है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि नंबर्स इस वक्त बीजेपी के पक्ष में है, तो क्या इस मुद्दे पर जनता के साथ, आवाम के साथ आप किस तरह से जनता के बीच जाएंगे अगर आपकी यहाँ पर सदन में हार होती है? देखिए मीना जी, सदन में हार होती तो और कानूनी विकल्प होंगे, क्या होंगे तो वक्त तय करेगा। जो महत्वपूर्ण चीज है, देखिए शुरुआत कहाँ से होती, जेपीसी में जब लोगों की असहमति को स्थान नहीं दिया गया तो सबसे ज्यादा लोगों के अंदर बेचैनी और धोखे की जो संभावना थी वहां नजर आई। दूसरी बात, 4-5 चीजें, भाई राघवेंद्र जी चूंकि बिल पढ़ के नहीं आए हैं इसलिए इस तरह बोल रहे थे, 4-5 जो महत्वपूर्ण चीजें हैं। भ्रष्टाचार ठीक है, भ्रष्टाचार की आड़ में उस संस्था को हथियार लेना यह विकल्प कभी नहीं हो सकता। और मैं कह रहा हूं कैसे हथियार है, सीईओ की नियुक्ति, जो की पॉइंट्स है जिस पर आप स्पेसिफिक हमसे जानना चाहती थी, बिल आया नहीं, लेकिन जो बिल की मेन चीजें हैं उसमें जैसे सीईओ की नियुक्ति, स्टेट वक्फ को कमजोर करना, रेवेन्यू ऑफिसर्स की नियुक्ति, पारिवारिक वक्फ में भी क्लास चेंज हो गया है। सिराज मेहदी साहब बहुत वरिष्ठ जानते होंगे, पारिवारिक वक्फ में कोई भी परिवार का व्यक्ति अपने परिवार की किसी संपत्ति को वक्फ कर सकता था या एक हिस्से को। अब पारिवारिक वक्फ में भी चेंज कर दिया गया परिवार के उत्तराधिकार को संतुष्ट करते हुए, तो उसके पास कुछ बचेगा नहीं, वक्फ क्या कर पाएगा। दूसरी बात, मुसलमान गैर मुसलमान वक्फ जो है इसमें भी समस्या, गैर मुसलमान, और इस पे आपने क्लास लगा दिया। दूसरा एक था सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के मनसा खराब है, वो उपयोगकर्ता का वक्फ। अब मीना जी इसको मैं कैसे समझाऊं आपको कि आज की डेट में कम से कम राजे महाराजे जिनके अपने महल है पुराने, उसमें एक समय ऐसा आया था जब उनको हेरिटेज घोषित कर रहे थे तो उसमें 60% राजाओं के महल के दस्तावेज नहीं थे। उपयोगकर्ता का वक्फ ये था कि जो पीढ़ियों से कोई संपत्ति, मकान या कोई चीज, धार्मिक रिलीजियस प्लेस, इंस्टीट्यूट वो उसके कब्जे में है, चलता आ रहा है, उसको वक्फ नहीं कर सकता, उसको बिना दस्तावेज के वक्फ मानेंगे नहीं। इसमें ये अराजकता की स्थिति पैदा होगी। पूरे देश के अंदर तमाम ऐसी चीज है, ब्रिटिश पीरियड से या मुगल काल से या राजाओं के समय से, कालांतर में बहुत पीछे से लोग चले आए। जैसे मैंने कहा, राजाओं के महल है, फला राजा रहता है, उसकी अपनी कोठी, हम लोग जानते हैं राजा साहब का ये महल है, लेकिन दस्तावेजों में नहीं दर्ज है क्योंकि वो राजा रहते थे। लोगों के दस्तावेजों में दर्ज होते थे, उनके दर्ज नहीं हुए, भविष्य में उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कालांतर में, और वो ऐसे चला आ रहा है। लीगल में उनका है, उसके मालिक है, कब्जे पर भी है, लेकिन दस्तावेज अगर आप मांग लीजिएगा तो आधे राजाओं के महल खाली हो जाएंगे। इसमें क्या आप करिएगा? इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं, गैर मुस्लिम सदस्य बनाने का, देखिए आप धर्मेंद्र जी, आप उन सब राजाओं को भी एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड के बाद आप लोगों का क्या होगा, जरा आप सुन लीजिए। मुझे आपकी बात से ये समझ में आ रहा है। नहीं मीना जी, आप उसको अदरवाइज ले रही। मेरा ये कहना नहीं उनका क्या होगा, मेरा ये कहना है कि इस तरह की समस्याओं का निस्तारण जब आप रिजेक्ट कर दे रहे हैं तो कैसे होगा? सिराज साहब से पूछिएगा, बहुत वरिष्ठ, इनको बहुत बेहतर जानकारी। लेकिन अगर जो परंपरागत तरीके से उपयोगकर्ता का वक्फ एक वर्ड है, अगर उसको आप शून्य कर देंगे तो हमको लगता है पूरे देश में अराजकता की स्थिति हो जाएगी। और मैं मीना जी कह रहा हूं, ये ठीक है, इनको 9 लाख करोड़ जो भी दिख रहा हो एकड़ जमीन, उसकी 7 लाख करोड़ एकड़ जमीन कैथोलिक चर्च के पास है, वहां भी समस्या आएगी, उस पर कभी हमला करेंगे। देश के तमाम ऐसी ट्रस्ट और संस्थाएं हैं। ठीक है, नावेद जी कह रहे थे भ्रष्टाचार को तो सरकार ठीक कर सकती है, आज भी उसमें प्रावधान है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती है, जमीनों के मुकदमे सुनती है, तमाम आपको मैं दिखा सकता हूं। इसमें भी वक्त में भी जो गैर मुस्लिमों को, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है। अभी एमपी हाई कोर्ट ने एक वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ में फैसला दिया तो उसको खारिज किया। लेकिन अगर अराजकता की, भ्रष्टाचार की जांच के बहाने, भ्रष्टाचार पे नियंत्रण के बहाने पूरी संस्था को हड़प जाने की नियत, तो इसका विरोध समाजवादी पार्टी कर रही है। 25 करोड़ लोगों की चिंताओं के साथ हम खड़े हैं और सदन में भी विरोध करेंगे। जी सिराज मेहंदी जी, सवाल ये कि आप आज कांग्रेस में नहीं है, लेकिन लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं, और आज का आपका जो राजनीतिक दल है, शरद पवार जी का साथ आप है, वो भी आज इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। सवाल ये सिराज मेहंदी जी कि इंडिया गठबंधन इसके विरोध में है, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दलों को भी ओवैसी जैसों ने चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने साथ दिया तो मुसलमान कभी माफ नहीं करेगा। आप सभी मुसलमानों को एक साथ कैसे तोलते हैं? जो पीड़ित है वक्त में, ऐसा तो है नहीं कि करप्शन जो हुआ उसका
नुकसान सिर्फ इस देश के बहुसंख्यकों को हुआ, अल्पसंख्यकों का शोषण तो ज्यादा हुआ है उसमें। इससे पहले हमारे भाई ने अभी दोस्त ने कहा कि आखिर 10 साल का सरकार उनकी हो गई, 12 साल केंद्र सरकार की, 8 साल योगी जी की, भ्रष्टाचार पर क्या काम इन्होंने किया? ये तो पता है वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार है, बेपनाह है, इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन कार्रवाई इन्होंने क्या किया? कोई कार्रवाई की, कोई जांच कराई, कोई कमेटी बनाई? क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट, वक्फ बोर्ड जो होता है उसका सेक्रेटरी आईएएस होता है, गवर्नमेंट होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, उसके अधीन होता है। जो जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनता है वो भी सरकार के ही इशारे बनता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो वक्फ लोगों ने किया अपने अपने प्रॉपर्टीज को, वो एक होता अलग औलाद वक्फ, कि अगर हमने किया तो हमारे औलाद से, हमारे खानदान से कोई उसका मुतवल्ली बनेगा, वो वक्फ का हेड बनेगा, उसको सरकार को मानना चाहिए कि अगर हमने 2000 एकड़ जमीन अपनी है और अलग औलाद वक्फ है, उसमें कोई नहीं बन सकता है। इस तरह की तमाम पेचीदगियां इसमें है, उसको देखने के लिए सरकार ने इससे पहले कोई काम नहीं किया है। सरकार ने खाली ये देखा कि जमीन बहुत ज्यादा इनके पास है, तो कैसे अपना हम सीओ बैठा दें, कैसे अपना हम डीएम बैठा दें, कैसे उस जमीन को हम निकाल लें। अरे भाई, ये प्रॉपर्टी होती है, अल्लाह के नाम पे दी जाती है, भगवान के नाम पे दी जाती है। लोग देते हैं, वक्फ करते हैं, इसीलिए करके गए लोग, मर गए हमारे राजा महाराजा तमाम, चाहे हिंदू राजा रहे हो चाहे मुसलमान राजा रहे हो, सबने वक्फ किया है वो इस पर, सबका सबकी प्रॉपर्टीज गई है। तो इसके लिए अगर मेरी जो मैंने पहले आपसे कहा, एक सर्वदलीय बैठक बुला लेती भारतीय जनता पार्टी, सबसे राय सलाह बना लेती, जनता के बीच में जाती, राय सलाह बनाती, एक माहौल बनता। माहौल बनने के बाद कोई गड़बड़ नहीं होता। यहाँ तो एक तरफा काम होता है, चाहे कोई हो, चाहे 370 रहा हो, चाहे शरीयत कानून 3 तलाक रहा हो, सब उन्होंने बिना जनता की राय किए और बिना विपक्ष को साथ में लिए कर लिया उन्होंने। वो इसमें चाहते हैं, लेकिन इसमें देश की आवाम जो है खड़ी है, सामने खड़ी हो गई है, और हमें लगता है कि बहुत मुश्किल होगा इनका पास करना, बिल पास करना, क्योंकि इसमें बहुत से लोग बीजेपी के भी हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो नहीं चाहते कि इंटरेस्ट हो। तो इसलिए ये सब देखते हुए मीना जी, अभी बहुत आसान नहीं कहा जा सकता है, बिल आने दीजिए, देख लीजिए। और ये बहुत ही गलत काम होने जा रहा है, क्योंकि सरकार के अधीन तो सब चीज है ही है। अब सरकार क्या अधीन प्रयोग करना चाहती है? ये भी चाहती है कि जमीन जो है डीएम देखे, कलेक्टर देखे, कलेक्टर वही देखेगा कि जिसकी सरकार होगी उसकी सुनेगा। तो ये बात नहीं है। लेकिन आज चेयरमैन भी, मेरा दावा है, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, यूपी का चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो, अगर अभी योगी जी बुला के कुछ कह दें तो मना नहीं कर सकते, जो चाहे करा देंगे। लेकिन उनके दिमाग में एक चीज है, कैसे ये प्रॉपर्टी सरकार का अधीन एकदम से आ जाए। तो इसके लिए सब लाया गया है, और ये वक्त जो है, जो लोगों ने किया है, उनकी प्रॉपर्टी को कब्जा करने की चल रही है। और मेरी अपनी राय भी सरकार से है, इस पर फिर एक बार वो राय ले। जेपीसी रोड बनाया, जगदेव पाल जी ने बड़ी मेहनत की, इसे कोई दो राय नहीं, बड़ी जो चेयरमैन थे सब जगह सारे स्टेट में गए और सबकी राय भी उन्होंने सुना। लेकिन वो क्या करते बेचारे, सबकी राय सुन करके इस काम सुना, इस छोड़ा दिया, तो इसमें कोई संशोधन नहीं हो पाया। 30 लोग तो बीजेपी के 20 लोग थे, 30 में 10 विपक्ष के एमपी थे, फिर क्यों नहीं वहां पास हो पाया इसको? तो ये सब देखते हुए आपको इस मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो लाना चाहती है वो गलत तरीके लाना चाहती है, दबाव बना के लाना चाहती है, जो मुताबिक देश में। जी नावेद शिको जी, बड़ा संवेदनशील विषय है और सरकार अपने आंकड़ों से परिचित है। विपक्ष की आपत्ति, संसदीय समिति में सहमति नहीं होना, इन तमाम पक्षों के बाद भी अगर सरकार ने सदन में तैयारी की है तो तैयारी पूरी होगी। दो बार आता है, एक बार हो गया, 2 बार। आवाज आना बंद हो गई है, नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम। नावेद जी, सरकार की तैयारी में कोई आपको लगता है कि कोई किंतु परंतु हो सकता है? नेटवर्क की कोई समस्या है? नावेद जी आपकी आवाज आ रही है नावेद जी, आप बोलिए। नावेद जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आवाज जी, जितनी इसको सवाल दोहरा दीजिए प्लीज। सवाल ये है नावेद जी कि इतने संवेदनशील विषय पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी बिना तैयारी और बिना गणित के तो सदन में नहीं आ सकती। देखिए, एक चीज को मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा कि तीसरी बार जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो भारत के जो
भाजपा विरोधी लोग हैं, जो भाजपा को सरकार में आने पे खुश नहीं होते हैं, नाखुश होते हैं, एक बड़ा वर्ग है, तमाम लोग हैं उसमें, हर धर्म के लोग हैं। एक बड़ा समुदाय है जो जिताता है और एक समुदाय है जो भाजपा को नहीं पसंद करता। उसके मन में एक तसल्ली थी, उसके मन में एक तसल्ली थी कि चलिए ठीक है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन पिछले जो 2 कार्यकाल थे जिसमें फुल मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी के अकेले थी, एनडीए तो था ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेले बूते पर सरकार में थी और उसके सहयोगी भी थे। उनके मन में एक तसल्ली ये थी कि अब तीसरा कार्यकाल जो है इसमें कोई बिल नहीं पास हो पाएगा। जिस तरीके से 2 कार्यकाल में फटाफट बहुत ही गंभीर बिल पास हो गए, जिन बिल जो कानून बनने की जिसकी उम्मीद कम थी क्योंकि नंबर्स उसमें पूरे चाहिए थे, वो भी पास हो गए। तमाम ऐसे बिल पास हुए। इस बार बिल नहीं पास होंगे क्योंकि जो सहयोगी दल हैं, जिनके सहारे पे सरकार है, एनडीए के साथी, उनकी विचारधारा थोड़ी अलग है भारतीय जनता पार्टी से, और वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक से भी जुड़े हुए हैं। ये लोगों का धारणा थी। उसके बाद भी अगर ये एनडीए सरकार, बीजेपी, नरेंद्र मोदी इस बिल को पास करवा लेते हैं तो उस धारणा पर पानी फिर जाएगा। वो धारणा जो भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार को कमजोर कहती है और कहती है तीसरे कार्यकाल में तो ये अपने बैसाखियों पर हैं, तो बैसाखियां भी बड़ी मजबूत है और ये सरकार बड़ी मजबूत है, बड़ा जटिल बिल पास कर सकती है, ये भाजपा साबित कर देगी अगर पास हो गया तो। और आपने बिल्कुल सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसकी तैयारियां है, उसका पूर्वाभ्यास है, उसकी ग्राउंड की जमीन पे मेहनत है। तो मुझे भी यही लग रहा है कि तैयारियां क्या, नीतीश बाबू से बात हो गई होगी, नायडू साहब से बात हो गई होगी, जयंत चौधरी से और चिराग पासवान से बात हो गई होगी, तमाम लोगों से बात हो गई होगी, बल्कि ये भी दावे हैं कि एनडीए के कुछ लोग भी सहयोग कर सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है। तो बिल पास रखा जा रहा है अगर, तो भारतीय जनता पार्टी अपने को कमजोर बताने के लिए, कमजोर दर्शाने के लिए बिल पटल पे रखती ही नहीं अगर आधी अधूरी तैयारी होती। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि देश की संसद में इस बिल को लेकर कल जो शुरुआत होने जा रही है औपचारिक रूप से, इससे पहले कई कमेटीज बनी, कई बार डिस्कशन हुए, कई रिपोर्ट्स तैयार हुई, लेकिन सदन में बीजेपी की सरकार के द्वारा इसे पेश किया जाना और उसके बाद एक नतीजे तक लेकर जाना, इसको लेकर तमाम पक्ष हैं जिन पर हमने चर्चा की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि वक्फ के मुद्दे पर अब बीजेपी की सरकार अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। कितनी तैयारी इसके पीछे लगी है वो पिछले लंबे समय से देखी जा सकती है। बिहार के पहले अगर सरकार इस तरह का कोई बड़ा फैसला लेती है तो बिहार चुनाव में उसके परिणाम किस तरह के होंगे। जेडीयू ये कहे, चिराग पासवान ये कहे कि देखिए बीजेपी ने हमारी सुनी नहीं और चुनाव में जाए मैदान में तो मुस्लिम उनके साथ आ जाए, और बिहार की रणनीति जो है उसमें बीजेपी और सहयोगी दल जो वोट बटोरने का प्रयास है या वोट लेने की जो कोशिश है उसमें इस बिल का क्या असर होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। नजर बनाए रखिए। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।